गर्मियों की शुरुआत में पूरे ग्रेट ब्रिटेन के छात्र स्कूल वर्ष के अंत और छुट्टियों की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक एसेक्स काउंटी के स्टिलबरी की डैनियल जोन्स थी। 18 जून 2001 की सुबह डैनियल हमेशा की तरह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। लगभग 7:55 पर उसने अपने परिवार से विदा ली और स्कूल बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की ओर निकल गई। 2:30 पर जोन्स परिवार के घर में फोन बजा। लाइन के दूसरे छोर पर डैनियल का शिक्षक था, जो पूछ रहा था कि वह कक्षा में क्यों नहीं आई। यह सवाल डैनियल के माता पिता पर बिजली की तरह गिरा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी स्कूल क्यों नहीं पहुंची। उसके पास कक्षाओं को छोड़ने का कोई कारण नहीं था। डेनियला सारा जोन्स का जन्म 1985 के पतझड़ में एसेक्स काउंटी में हुआ था। उसके माता पिता लिंडा और टोनी जोन्स डेनियला और उसके 2 छोटे भाइयों के साथ ईस्ट टिलबरी के छोटे से गांव में रहते थे। डेनियला काफी संकोची थी, घर की आरामदायक स्थिति को पसंद करती थी और कभी-कभी दूसरों की उपस्थिति में शर्मीली हो जाती थी। फिर भी उसका एक उत्कृष्ट हास्य बोध था और उसके कई दोस्त थे। डेनियला सबसे ज्यादा जानवरों से प्यार करती थी। घर पर उसके पास 2 छोटे रोएंदार खरगोश थे, जिन्हें वह बहुत प्यार करती थी। जब डेनियला के माता पिता को स्कूल से फोन आया तो यह खबर उन्हें गहराई से परेशान कर गई। उन्होंने सोचा कि भले ही उनकी बेटी ने कक्षाएं छोड़ने का फैसला किया हो, वह निश्चित रूप से अंधेरा होने से पहले घर लौट आएगी। आखिरकार डेनियला को हमेशा रात में अकेले रहने से डर लगता था। पूरे दिन डेनियला के रिश्तेदार और दोस्त उससे संपर्क करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने संदेश भेजे और उसे कॉल किया, लेकिन केवल सन्नाटा था। यह व्यवहार डेनियला के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, जो सभी को और अधिक चिंतित कर रहा था। डेनियल की कहानी ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। वह हमेशा अपने माता पिता को अपनी योजनाओं के बारे में सूचित रखती थी, यहां तक कि अगर वह केवल पड़ोसियों से मिलने जा रही होती। आमतौर पर वह अपने गंतव्य पर पहुंचते ही घर फोन करती थी। जब अंधेरा हो गया और डेनियल अभी भी वापस नहीं आई थी, तो उसके रिश्तेदार बेचैन हो गए और उन्होंने खोज शुरू करने का फैसला किया। लिंडा जोन्स घर पर रही, एक कॉल की उम्मीद में या अपनी बेटी के लौटने की आशा में। आधी रात के करीब जब यह स्पष्ट हो गया कि डेनियल के साथ कुछ हुआ होगा, माता पिता ने मदद के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। जांचकर्ताओं ने पहले लापता व्यक्ति के आसपास के लोगों से पूछताछ की। यह निर्धारित करने के बाद कि डेनियल के पास घर छोड़ने का कोई कारण नहीं था और उसकी सभी चीजें अभी भी अपनी जगह पर थीं, तुरंत खोज शुरू करने का फैसला किया गया। डेनियल के छोटे भाई ने एक अजीब अवलोकन साझा किया। सुबह उसने खिड़की से देखा कि उसकी बहन घर से निकली और सामान्य रास्ते पर चली गई, लेकिन फिर अचानक मुड़ गई और दूसरी दिशा में चली गई। यह उसे असामान्य लगा। खोज अभियान पूरे पैमाने पर शुरू किया गया। जांचकर्ता, कुत्तों के साथ हैंडलर, रिश्तेदार और दोस्त डेनियल के सामान्य मार्ग पर चले गए, जो वह आमतौर पर स्कूल के लिए लेती थी। मां ने पूरी रात आंख नहीं बंद की। वह इंतजार कर रही थी कि उसकी बेटी हमेशा की तरह किसी भी क्षण दरवाजे से अंदर आ जाएगी। अगले 3 दिनों में परिवार ने घर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिला। हालांकि उन्हें उन लोगों को ढूंढने में सफलता मिली जिन्होंने उस सुबह लापता लड़की को देखा था। कुछ छात्रों ने देखा कि वह बस स्टॉप के बगल की दुकान पर गई थी। यह पता चला कि वह कभी स्कूल बस में नहीं चढ़ी थी। जल्द ही खोज का विस्तार हुआ। पुलिस छोटे शहर में घर घर गई। जांचकर्ताओं ने सभी निवासियों से बात की और उनसे अपने शेड और परिसर की जांच करने के लिए कहा। साथ ही समुदाय की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। सभी परिवार का समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे और कई स्थानीय निवासी स्वयं खोज में शामिल हो गए। लेकिन गहन खोज के कई दिनों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। लापता लड़की के परिवार और करीबी लोग निराश थे। फिर भी वे यह मानने के लिए अभी भी दृढ़ थे कि उनकी प्यारी बेटी जीवित है और जल्द ही घर लौट आएगी। स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने डेनियल के गायब होने की स्थिति की गंभीरता को पहचाना और मामले को केंद्रीय जांच इकाई को सौंप दिया।
उन्होंने परिवार के लिए संपर्क व्यक्ति के रूप में एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया। उसका काम पूरी जांच के दौरान परिवार का समर्थन करना और उन्हें समय पर नई जानकारी प्रदान करना था। अधिकारी को डेनियल के रिश्तेदारों के साथ एक विश्वासपूर्ण संबंध बनाना था ताकि परिवार में माहौल को बेहतर ढंग से समझा जा सके और लापता व्यक्ति का प्रोफाइल बनाया जा सके। बातचीत के दौरान माता पिता ने अपनी बेटी के चाचा के साथ संबंधों के बारे में चिंता व्यक्त की। स्टुअर्ट कैंपबेल टोनी जोन्स की बहन का पति डेनियल के करीब था। यह 43 वर्षीय निर्माण श्रमिक और 2 बच्चों का पिता अक्सर अपनी भतीजी और उसके भाइयों के साथ समय बिताता था। जब वे छोटे थे वह उनके साथ खेलता था और उन्हें अपने बच्चों की तरह व्यवहार करता था। एक जांचकर्ता से बात करते हुए श्रीमती जोन्स ने स्टुअर्ट के बारे में अपने अवलोकन साझा किए। उसके शब्दों में वह एक अत्यधिक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति का प्रभाव देता था, हालांकि उसमें एक निश्चित आकर्षण भी था। उसके पति टोनी ने उसके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, लेकिन कभी कभी अपनी पत्नी को स्वीकार किया कि स्टुअर्ट में कुछ ऐसा था जो उसे एक अस्पष्ट असहजता पैदा करता था। समय के साथ स्टुअर्ट ने अपनी भतीजी डेनियला पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उसे कक्षाओं के बाद लेने और उसे राइड की पेशकश करने की आदत डाल ली। यह डेनियला को असहज कर देता था, खासकर उसके सहपाठियों की जिज्ञासु नजरों के कारण। स्टुअर्ट अक्सर उसे सिनेमा और कैफे में आमंत्रित करता था और टहलते समय लगातार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता था। जोन्स परिवार के घर पर स्टुअर्ट के दौरे बहुत अधिक हो गए, हफ्ते में 4 या 5 बार तक। आखिरकार लिंडा और टोनी ने अपने घर पर उसके ठहरने को सीमित करने का फैसला किया। टोनी को एक घटना याद आई जब स्टुअर्ट डेनियला के बगल में सोफे पर बैठा हुआ लगातार पूछ रहा था कि वह इतनी शर्मिंदा और लाल क्यों हो रही है। जब टोनी ने यह बातचीत सुनी तो उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और स्टुअर्ट से पूछा कि क्या चल रहा है। हालांकि कैंपबेल ने तुरंत इसे खारिज कर दिया, बताया कि सब कुछ ठीक है और तुरंत अपनी जगह बदल ली। अधिकारी के प्रतिनिधि के साथ बातचीत के बाद डेनियल के माता पिता ने कहा कि वे अब समझना शुरू कर रहे थे। स्टुअर्ट के व्यवहार के पीछे चाचा और भतीजी के बीच सामान्य संबंध से अधिक कुछ हो सकता था। ऐसा लगता था कि डेनियल उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। लिंडा और टोनी ने स्वीकार किया कि पहले उन्होंने उसकी कार्रवाइयों को ईमानदार स्नेह और अपने परिवार के करीब रहने की इच्छा के रूप में समझाया था, और जो कुछ भी उन्हें अजीब लगा उन्होंने उसे मासूम गलतफहमी मान लिया। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की, ये डर के कारण कि अगर उनके संदेह निराधार साबित होते हैं तो यह पारिवारिक संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार टोनी की सगी बहन स्टुअर्ट की पत्नी थी। डेनियल के जवाब देना बंद करने के एक दिन बाद टोनी ने अपने रिश्तेदारों से मिलने का फैसला किया। हालांकि घर ने उसका स्वागत सन्नाटे के साथ किया। खिड़की से देखने पर उसने आश्चर्य से देखा कि लिविंग रूम में एक वीडियो निगरानी प्रणाली है, जो उसे असामान्य लगा। हालांकि इससे भी अधिक अजीब स्टुअर्ट कैंपबेल का व्यवहार था जब टोनी ने आखिरकार उससे मुलाकात की। वह डेनियल के गायब होने के प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रहा था। इसके अलावा स्टुअर्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी खोज में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसी बीच स्थानीय मीडिया डेनियल जोन्स के गायब होने के बारे में लगातार रिपोर्ट कर रहा था। बढ़ती सार्वजनिक रुचि को देखते हुए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने मामले पर आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया। पत्रकारों के साथ एक बैठक में जांचकर्ताओं ने डेनियल के गायब होने के बारे में विवरण साझा किया। उन्होंने स्थानीय समाचार के दर्शकों से किसी भी जानकारी की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया जो खोज में मदद कर सकती हो। यह कदम सफल साबित हुआ। पुलिस स्टेशन पर कई कॉल आने लगी। उनमें से एक ने जांचकर्ताओं का विशेष ध्यान आकर्षित किया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने डेनियल को आखिरी बार देखे जाने वाली सुबह एक समान दिखने वाली लड़की देखी थी। वह एक नीली वैन के बगल में खड़ी थी और एक आदमी के साथ जोर से बहस कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि डेनियल के चाचा स्टुअर्ट कैंपबेल के पास एक समान नीली वैन थी।
इस विवरण ने पुलिस में गंभीर संदेह जगाया। आशंका उठी कि कैंपबेल अपनी भतीजी को किसी अज्ञात स्थान पर ले गया हो सकता है। संदिग्ध व्यक्ति को बातचीत के लिए आमंत्रित करने से पहले जांचकर्ताओं ने उसके अतीत की जांच करने का फैसला किया। जो उन्होंने पाया उसने उन्हें गहराई से चिंतित कर दिया। यह पता चला कि इस व्यक्ति ने कई साल पहले ही कानून प्रवर्तन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। 80 के दशक के अंत में उसे एक युवा व्यक्ति के प्रति अनुचित व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन परिवीक्षा के साथ बच गया और अदालत से एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बाहर निकला। लिंडा और टोनी दोनों जानते थे कि उनके नए रिश्तेदार का अतीत में कानून के साथ समस्या रही थी, लेकिन जब वे विवरण जानने की कोशिश करते तो स्टुअर्ट इसे खारिज कर देता और आश्वासन देता कि ये मामूली बातें थीं। उसने सभी को यह विश्वास दिला दिया कि वह बदनामी का शिकार हुआ था, क्योंकि अंततः अदालत ने उसे बरी कर दिया था। आगे की जांच ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने लगभग 30 मामले उजागर किए जिनमें स्टुअर्ट कैंपबेल का नाम सामने आया। यह पता चला कि कई वर्षों तक वह खुद को एक फैशन फोटोग्राफर के रूप में पेश करके युवा महिलाओं को आकर्षित करता था। एक बार उनके साथ अकेले होने पर वह उन्हें संदिग्ध फोटोशूट में भाग लेने के लिए मजबूर करता था, ये दावा करते हुए कि ये ग्लैमर पत्रिकाओं के लिए शॉट्स थे। कैंपबेल के अतीत और गायब डेनियल के साथ उसके असामान्य संबंध को देखते हुए जांचकर्ताओं को या तो उसके खिलाफ संदेह को दूर करना था या उसकी भतीजी के रहस्यमय गायब होने में उसकी संभावित भागीदारी के सबूत ढूंढने थे। चूंकि डेनियल का पता नहीं लगाया जा सका, जांचकर्ताओं ने यह सिद्धांत विकसित किया कि स्टुअर्ट कैंपबेल संभवतः उसे किसी अज्ञात स्थान पर उसकी इच्छा के विरुद्ध रख रहा हो। उन्होंने इस उम्मीद में निगरानी की व्यवस्था की कि वह उन्हें लापता व्यक्ति के ठिकाने तक ले जा सकता है। हालांकि उसके व्यवहार ने केवल कानून प्रवर्तन अधिकारियों के संदेह को बढ़ावा दिया। उसने वह चिंता नहीं दिखाई जो एक चाचा से उम्मीद की जाती थी जिसकी भतीजी अचानक गायब हो गई थी। इसके बजाय कैंपबेल अजीब तरह से पार्किंग स्थलों पर समय बिताता था, अपनी खुद की चांदी रंग की निसान जैसी दिखने वाली कारों की तस्वीरें लेता था। जब यह स्पष्ट हो गया कि निगरानी वांछित परिणाम नहीं दे रही थी, जांचकर्ताओं ने कैंपबेल को गिरफ्तार करने का फैसला किया। 23 जून को डेनियल जोन्स के गायब होने के 5 दिन बाद स्टुअर्ट कैंपबेल को हिरासत में ले लिया गया। जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ के दौरान कैंपबेल को तुरंत बता दिया गया कि उनके पास यह मानने के ठोस कारण थे कि वह डेनियल की स्थिति के बारे में जानता था। हालांकि स्टुअर्ट ने तुरंत सब कुछ नकारना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसे नहीं पता कि वह कहां है। इसके अलावा उसने अपनी भतीजी के साथ एक करीबी और विश्वसनीय रिश्ते का दावा किया। स्टुअर्ट के अनुसार जैसे जैसे डेनियल बड़ी हुई, उसके माता पिता टोनी और लिंडा जोन्स के साथ उसके संबंध बिगड़ गए थे। उसने बताया कि वह जोन्स परिवार को टूटने से बचाने के लिए डेनियल और उसके माता पिता के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता था, क्योंकि उसके कहने के अनुसार वे अलग होने के कगार पर थे। बातचीत के दौरान यह पता चला कि स्टुअर्ट कैंपबेल के पास एक मजबूत अलिबी था। डेनियल के गायब होने के समय वह ईस्टलबोरो में नहीं था। वह पड़ोसी शहर गया था ताकि अपने पड़ोसी को नवीनीकरण कार्य में मदद करने के लिए निर्माण सामग्री खरीद सके। उसके पास रसीद नहीं थी क्योंकि उस दुकान में आवश्यक सामान नहीं था। वापस आते समय उसने अपनी पत्नी को कॉल करने के लिए रुका और उसे यह बताया। घर लौटने के बाद वह तुरंत पड़ोसी के घर चला गया ताकि नवीनीकरण कार्य जारी रख सके। डेनियला जोन्स के मामले की कहानी ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। कैंपबेल के संदिग्ध अलिबी के बावजूद कानून प्रवर्तन अधिकारी उसे और अधिक हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण नहीं ढूंढ सके। उसे जांच के पूरा होने तक जमानत पर रिहा कर दिया गया। कैंपबेल के इतिहास को देखते हुए उसकी रिहाई की संभावना ने जांचकर्ताओं को काफी चिंतित कर दिया। उन्हें संदेह था कि वह खतरा हो सकता है, लेकिन उनके पास आरोप लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। इस संदर्भ में जोन्स परिवार के घर की फिर से तलाशी लेने का फैसला किया गया। डेनियला के कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें 2 नोट्स के साथ एक पेन केस मिला।
पहला कहता था, नमस्ते राजकुमारी। अगर आपने मेरे पिछले संदेशों पर ध्यान नहीं दिया है तो मैंने एक और छोड़ने का फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि आप जानें, मुझे आपकी मुस्कान की कमी खलती है। चुम्मी। जब जांचकर्ताओं ने लिंडा जोन्स को ये नोट्स दिखाए तो वह स्तब्ध रह गई और कहा कि वह उन्हें पहली बार देख रही है। उसने बताया कि डेनियला के रहस्यमय गायब होने से कुछ हफ्ते पहले पूरा जोन्स परिवार छुट्टियों पर गया था। लिंडा को संदेह था कि उनकी अनुपस्थिति में स्टुअर्ट डेनियला के कमरे में घुस गया होगा और यह संदेश छोड़ दिए होंगे। डेनियला के पिता को एक महत्वपूर्ण विवरण याद आया। उनके जाने से पहले कैंपबेल ने उनके घर में एक नया पिछला दरवाजा लगाया था। संदेह उठा कि वह ठीक उसी समय नए दरवाजे की एक डुप्लीकेट चाबी बना सकता था। जांच ने स्टुअर्ट कैंपबेल परिवार के घर की जांच की आवश्यकता की ओर ले गई। आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद जांचकर्ताओं ने निरीक्षण शुरू किया। घर में विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफी उपकरण पाए गए जो अपने आप में संदेह नहीं जगाते थे। हालांकि खोजों ने एक परेशान करने वाला मोड़ लिया। कैंपबेल के व्यक्तिगत सामानों के बीच ऐसी तस्वीरें मिलीं जिन्होंने चिंता पैदा की। युवा व्यक्तियों की तस्वीरें अनुचित प्रकृति की थीं और ऐसा लगता था कि वे घर के मालिक के कैमरे से ही ली गई थीं। इसके अलावा इंटरनेट से डाउनलोड की गई इसी तरह की सामग्री वाली छवियां भी मिलीं। सबसे परेशान करने वाली खोजें जांचकर्ताओं को अटारी में मिलीं। एक दोहरे बैग में ऐसी वस्तुएं थीं जो अशुभ विचारों को जन्म देती थीं। अंडरवियर, गतिविधि प्रतिबंधित करने के साधन और वयस्क खिलौने। विशेष ध्यान एक जोड़ी सफेद मोजों पर दिया गया जिन पर लगभग अदृश्य निशान थे, जिन्हें आगे की जांच के लिए भेजा गया। निरीक्षण के दौरान कैंपबेल की एक नीली वैन भी जब्त की गई। स्टुअर्ट कैंपबेल ने दावा किया कि उसके पास जानकारी है कि डेनियल गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपने माता पिता के बीच लगातार मतभेदों के कारण खुद ही घर छोड़ने का फैसला किया था। अपने बयान की पुष्टि के लिए उसने जांचकर्ताओं को एक संदेश दिखाया जो कथित तौर पर उसके गायब होने के दिन डेनियल के नंबर से प्राप्त हुआ था। इसमें लिखा था, हाय स्टू, धन्यवाद, तुम हमेशा के लिए सबसे अच्छे चाचा हो। मम्मी को बताना कि मुझे बहुत अफसोस है। यह जानकारी डेनियल के माता पिता को उम्मीद दिलाती थी कि उनकी बेटी कहीं छिपी हो सकती है। हालांकि वे इस बात से बेहद चिंतित थे कि उसने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया था और वापस नहीं आई थी। एक पाठ विश्लेषण विशेषज्ञ ने डेनियल के कथित संदेश की जांच की। उसने ध्यान दिया कि यह बड़े अक्षरों में लिखा गया था, जबकि डेनियल आमतौर पर छोटे अक्षरों का उपयोग करती थी। जांचकर्ताओं ने कैंपबेल के मोबाइल ऑपरेटर से डेटा का अनुरोध किया। यह पता चला कि डेनियल के गायब होने के दिन जब कैंपबेल ने कथित तौर पर निर्माण सामग्री की दुकान से लौटते समय अपनी पत्नी को कॉल किया था, वह कॉल ईस्टलबोरो से की गई थी, न कि वहां से जहां कैंपबेल ने होने का दावा किया था। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि कैंपबेल और डेनियल जोन्स के मोबाइल उपकरणों के संकेत कैंपबेल के घर के पास पाए गए थे और उसके गायब होने के 30 घंटे बाद तक सक्रिय रहे थे। डेनियल जोन्स के संपर्क टूटने के 30 दिन बाद उसके चिंतित रिश्तेदारों ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की। वे नए सुराग और कोई भी जानकारी पाने की उम्मीद कर रहे थे जो मामले पर प्रकाश डाल सकती थी। परिवार ने उन सभी लोगों से अपील की जो कुछ जानते हों या जिन्होंने डेनियल को देखा हो, लेकिन किसी कारण से अभी तक अधिकारियों को सूचित नहीं किया था कि वे अंततः अपनी जानकारी साझा करें। कुछ समय बाद जोन्स के रिश्तेदारों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर डेनियल की तस्वीरों वाले लगभग 1500 पर्चे बांटे। इसी समय जांचकर्ताओं को स्टुअर्ट कैंपबेल की अटारी में पाए गए सफेद मोजों की जांच के परिणाम मिले। विशेषज्ञों के निष्कर्ष परेशान करने वाले थे। कपड़े पर ऐसे निशान पाए गए जो कैंपबेल और डेनियल जोन्स दोनों से जुड़े थे। एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर स्टुअर्ट कैंपबेल को बिना जमानत की संभावना के हिरासत में ले लिया गया। उसे थाने ले जाया गया, जहां उस पर अनुचित चित्रों के कब्जे का आरोप लगाया गया। हालांकि यह आरोप केवल गिरफ्तारी का औपचारिक कारण था
और जांचकर्ताओं को जांच जारी रखने और डेनियल जोन्स के गायब होने से संबंधित अधिक गंभीर आरोप तैयार करने की अनुमति दी। संदिग्ध के एक रिश्तेदार ने उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उससे मुलाकात की। उसके साथ बातचीत करने के बाद रिश्तेदार ने कानून प्रवर्तकों को सूचित किया कि वह गहराई से विश्वास करता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति झूठ बोल रहा था। यह भी पता चला कि संदिग्ध रिकॉर्ड रखता था, जिसे जांचकर्ता बाद में लापता व्यक्ति की डायरी कहेंगे। वह उसके साथ हर बातचीत को नोट करता था, चाहे वह कॉल हो या भेजा गया संदेश। इन रिकॉर्ड्स से स्पष्ट हो गया कि वह उससे अत्यधिक मोहित था। गायब होने के स्पष्ट सबूतों की कमी के बावजूद जांचकर्ताओं ने रहस्यमय गायब होने में शामिल होने का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए थे। आरोप लगाने के बाद संदिग्ध लगभग 1 साल तक कानून प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी में रहा। इस अवधि के दौरान पूरे ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप से 500 से अधिक रिपोर्ट आईं, जिनमें कहा गया था कि लापता व्यक्ति कथित तौर पर ठीक था। इसने स्थानीय पुलिस के लिए काफी कठिनाइयां पैदा की, क्योंकि इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट की गहन जांच की आवश्यकता थी। अगर उसके कहीं भी होने की थोड़ी सी भी संभावना होती और यह रिपोर्ट अनदेखी कर दी गई होती, तो यह अदालत में कैंपबेल के वकीलों के लिए एक मजबूत तर्क हो सकता था। मुकदमे की शुरुआत से पहले के महीनों में डेनियल को खोजने के प्रयासों को काफी तेज कर दिया गया। यह न केवल जांच के लिए महत्वपूर्ण सबूत खोजने के बारे में था, बल्कि उसके रिश्तेदारों को बहुत आवश्यक भावनात्मक आराम प्रदान करने के बारे में भी था। कैंपबेल के मुकदमे शुरू होने से 12 दिन पहले मानव अवशेष पाए गए। जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि वे मिली डॉलर नाम की लापता छात्रा के थे। जैसा कि बाद में पता चला, एक निश्चित लेवी बेलफील्ड उसके गायब होने में शामिल था। उसे मिली के अवशेषों की खोज के 1 दशक बाद अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना था। 14 अक्टूबर 2002 को स्टुअर्ट कैंपबेल का मुकदमा शुरू हुआ। वह व्यक्ति जो डेनियल के पिता की बहन से शादीशुदा था। लिंडा और टोनी जोन्स उस पर भरोसा करते थे। वह एक देखभाल करने वाले रिश्तेदार के रूप में पेश आता था। स्टुअर्ट कैंपबेल की कहानी ने कई सवाल खड़े किए। उस पर डेनियल जोन्स के खिलाफ एक गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया था। हालांकि कैंपबेल लगाए गए आरोपों के सामने आत्मविश्वासी और बेफिक्र दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि डेनियल नहीं मिली थी। जांचकर्ताओं को संदेह था कि कैंपबेल टोनी और लिंडा को सूचित किए बिना गुप्त रूप से डेनियल के साथ संवाद कर रहा था। ऐसा लगता था कि वह उससे बहुत मोहित था और लड़की और उसके माता पिता के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा था। डेनियल को आखिरी बार एक नीली वैन में किसी के साथ बात करते हुए देखा गया था, जो कैंपबेल के वाहन के समान थी। कैंपबेल की अटारी में एक जोड़ी सफेद मोजे मिले, जिन पर उसका और डेनियल का डीएनए था। उसके व्यक्तिगत रिकॉर्ड ने युवा लोगों में एक अस्वस्थ रुचि का खुलासा किया। सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा वे संदेश थे जो कथित तौर पर डेनियल द्वारा भेजे गए थे। एक जांच ने खुलासा किया कि कैंपबेल ही लेखक था और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। मोबाइल ऑपरेटर के डेटा ने उसके अलिबी को खारिज कर दिया। पूरी अदालती कार्यवाही के दौरान कैंपबेल चुप रहा। वह केवल कभी कभार अपने रक्षकों को नोट्स पास करता था जब उसे कुछ पसंद नहीं आता था। लगभग 3 महीने की सुनवाई के बाद जूरी ने अपना फैसला सुनाया। स्टुअर्ट कैंपबेल को दोषी ठहराया गया और 20 साल बाद समीक्षा की संभावना के साथ लंबी कैद की सजा सुनाई गई। 2019 तक डेनियल जोन्स का ठिकाना अज्ञात रहा। लिंडा जोन्स ने हेलन मैककोर्ड की याद में एक पहल का समर्थन किया, जिसका भाग्य दुखद रहा। यह प्रस्ताव उन लोगों के अधिकारों को सीमित करने का था जो जांचकर्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाते हैं। हेलेन एक बीमा कंपनी में काम करती थी जब 1988 में उसका जीवन अचानक समाप्त हो गया। इयान सिम्स, वह व्यक्ति जो उसके गायब होने से जुड़ा था, ने कभी मामले की सभी परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया। एक नए कानून को पारित करने की अपील ने 1 लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाए और सरकार के उच्चतम स्तरों पर समर्थन पाया। 2021 में मेरा अंधेरे अतीत वाला रिश्तेदार शीर्षक वाली एक किताब प्रकाश में आई, जिसके लेखक एलेक्स शार्की स्टुअर्ट कैंपबेल के भाई थे। इस काम में
एलेक्स ने खुलकर अपने भाई के साथ अपने जीवन की कहानी साझा की और डेनियल जोन्स के रहस्यमय गायब होने के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। जब डेनियल के गायब होने के 2 दशक बीत गए तो एसेक्स के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उसके सम्मान में एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया। जांचकर्ताओं ने डेनियल के रिश्तेदारों को आश्वासन दिया कि वे उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं और खोज जारी रखेंगे ताकि परिवार शांति पा सके और अपने जीवन के इस दुखद अध्याय को समाप्त कर सके। इस कार्यक्रम में डेनियल के माता पिता ने अपनी बेटी की याद में भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने वर्षों से उनका समर्थन किया था और जांच में मदद की थी। समुदाय के सदस्यों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और डेनियल की याद में मोमबत्तियां जलाईं। इस अवसर पर एसेक्स पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की कि वे नए सिरे से मामले की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों में प्रगति के कारण वे पुराने सबूतों का फिर से विश्लेषण कर रहे हैं जिससे नए सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की कि यदि किसी के पास कोई नई जानकारी हो तो वे आगे आएं। डेनियल के माता पिता ने इस नए प्रयास का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हालांकि समय बीतने के साथ दर्द कम हुआ है, लेकिन वे अभी भी अपनी बेटी के लिए न्याय और समापन चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद इस नए प्रयास से कुछ नया पता चल सकता है जो उन्हें अंतिम रूप से शांति दे सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने डेनियल की याद में 1 मिनट का मौन रखा। यह एक भावुक क्षण था जो इस बात का प्रतीक था कि हालांकि वर्षों बीत गए हैं, डेनियल को भुलाया नहीं गया है और उसकी खोज जारी रहेगी। कार्यक्रम एक संदेश के साथ समाप्त हुआ कि उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ एक दिन सच्चाई सामने आ सकती है। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के चित्रमय क्षेत्र में छुट्टी एक चिंताजनक घटना से प्रभावित हो गई। आपातकालीन सेवाओं को एक चिंतित मां का फोन आया जिसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी। कानून प्रवर्तन अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने एक विस्तृत खोज अभियान शुरू किया और आसपास के पूरे क्षेत्र को सावधानीपूर्वक छान मारा, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। उस युवा महिला का कोई निशान नहीं मिला। जांच जारी रही, लेकिन समय जांच के खिलाफ काम कर रहा था। स्थिति निराशाजनक लग रही थी, जब तक कि एक गवाह पुलिस के पास नहीं आया। उसने बताया कि उसने गुमशुदा युवा महिला को उसके गायब होने के दिन एक अज्ञात व्यक्ति के साथ देखा था। इस बयान ने नए सवाल खड़े किए। वह आदमी कौन था और वह सिंडी एल्लिंगर को कहां ले जा सकता था? वॉशिंगटन राज्य के लेकवुड में एक छोटा सा शहर था जिसे जंगलों और झीलों से घिरा हुआ था। उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक नजदीकी मैकॉर्ड एयरफोर्स बेस पर निर्भर थी। 49,000 निवासी इसे एक शांत और आरामदायक जगह मानते थे, जहां बच्चे बेफिक्र होकर सड़कों पर खेलते थे और दोस्तों से मिलने जाते थे। ऐसा लगता था जैसे सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हों। लेकिन 1996 में शहर को कुछ घटनाओं का सामना करना पड़ा जिसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। शहर की फिजा बदल गई और निवासी अधिक सतर्क हो गए। 4 जुलाई को रोंडा फ्रांसेस्की का परिवार स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहा था। उनके पास एक नियम था, जब अंधेरा हो जाता था और खिड़कियों में रोशनी जलने लगती थी तो बच्चे तुरंत घर लौट आते थे। उस रात छोटी बेटियां एशली और ब्रिटनी लौट आईं, लेकिन सबसे बड़ी सिंडी नहीं आई। सिंडी अपनी दोस्त के घर खेलने गई थी जो सड़क के दूसरी तरफ रहता था। जब रोंडा अपनी बेटी को लेने गई तो उसने पाया कि पड़ोसियों के घर में कोई नहीं था। बाद में पता चला कि उसकी दोस्त का परिवार शहर छोड़ चुका था। रोंडा चिंतित होने लगी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। जब पुलिस पहुंची तो एक अधिकारी ने अनुमान लगाया कि सिंडी शायद खुद ही चली गई होगी। रोंडा ने इस थ्योरी को सख्ती से खारिज किया और अपनी बेटी को आज्ञाकारी, शांत और जिम्मेदार बताया। उसने बताया कि सिंडी हमेशा समय पर घर आती थी या फोन करती थी। हालांकि पूरी रात चली खोज के बावजूद सिंडी नहीं मिली। इस घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे लेकवुड शहर को झकझोर कर रख दिया। अगली सुबह पियर्स काउंटी के अन्वेषक रिक एडम्सन और टेरेसा बर्ग ने खोज में हिस्सा लिया।
उन्हें पता था कि समय उनके खिलाफ काम कर रहा है। सिंडी की मां ने अपनी बेटी के कपड़ों का वर्णन किया। एक गहरे नीले रंग की ड्रेस जिसमें फूलों का पैटर्न और सफेद बॉर्डर थी। सिंथिया फेरडा ने खोज के कामों का समन्वय किया और आवश्यक संसाधन मुहैया कराए। खोज का क्षेत्र विस्तृत था। निजी संपत्तियां, बहुपरिवार के घर, औद्योगिक वस्त्र और पुराने फार्म हाउस, पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक नदियों, घने जंगलों, भूमिगत नालियों, कचरे के डिब्बों और छोड़े गए वाहनों की तलाशी ले रहे थे। टेरेसा बर्ग ने सिंडी की मां से व्यक्तिगत रूप से बात करने का फैसला किया। वह रोंडा की शांति से हैरान थी। आमतौर पर माता पिता ऐसी स्थितियों में बहुत चिंतित होते हैं। रोंडा ने बताया कि वह सिंडी के पिता से अलग हो चुकी थी, जो नेवादा में प्रतिबंधित पदार्थों के कब्जे के लिए सजा काट रहा था। बातचीत के दौरान रोंडा अजीब बर्ताव कर रही थी। वह कमरों में घूमती रही और धूल पोंछती रही, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार अपनी बेटी को कब देखा था। इससे टेरेसा को संदेह हुआ और उसने रोंडा को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का सुझाव दिया। टेस्ट के परिणाम अस्पष्ट थे। जब रोंडा से पूछा गया कि क्या वह अपनी बेटी के गायब होने से चिंतित है, तो पॉलीग्राफ ने नकारात्मक उत्तर दिखाया। ऐसा परिणाम झूठ, सच या अनिश्चित हो सकता था, जिससे कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला। जांच के दौरान रोंडा का प्रेमी डेरिक ब्लैकवेल अचानक पुलिस स्टेशन में घुस आया। वह सभी उपस्थित लोगों पर चिल्लाने लगा, जिसमें रोंडा और पुलिसकर्मी शामिल थे। अधिकारियों ने तुरंत देखा कि डेरिक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था। उसने विशेष बलों के साथ परिचित होने का दावा किया, उन्हें संपर्क करने की धमकी दी और कहा कि पुलिस अक्षम है। डेरिक को अपना गुस्सा काबू करने में मुश्किल हो रही थी। उसका अशिष्ट व्यवहार और पुलिसकर्मियों को डराने की उसकी कोशिशें संदेह पैदा कर रही थीं। एक थ्योरी यह थी कि डेरिक ने सिंडी को शायद चोट पहुंचाई थी और उसके गायब होने में उसका हाथ हो सकता था। डेरिक के अतीत की जांच के दौरान अन्वेषकों को पता चला कि उसने रोंडा से 1 साल से कुछ अधिक समय पहले मुलाकात की थी। डेरिक ने एक बेहद आत्ममुग्ध व्यक्ति के रूप में खुद को पेश किया, जिसे ध्यान का शौक था। सिंडी के गायब होने से ठीक पहले उसने रेलवे में पार्ट टाइम नौकरी शुरू की थी। डेरिक बहुत पीता था, अलग रहता था और रोंडा और उसके बच्चों की परवाह नहीं करता था, क्योंकि वह ज्यादातर अपने फायदे के बारे में सोचता था। अन्वेषकों ने ब्लैकवेल को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे 4 जुलाई को उसकी मौजूदगी के बारे में पूछा। डेरिक ने कहा कि उसने सुबह रोंडा और लड़कियों के साथ बिताई और दोपहर 3 बजे काम पर चला गया। उसे संदिग्ध के रूप में बाहर नहीं किया गया था, क्योंकि सिंडी के गायब होने का सही समय ज्ञात नहीं था। रोंडा को याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपनी बेटी को कब देखा था, जिससे अलिबी की पुष्टि करना मुश्किल हो गया। ब्लैकवेल ने लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए सहमति दी। अन्वेषकों की हैरानी की बात यह थी कि उसने टेस्ट पास कर लिया। उसके स्वार्थी स्वभाव के बावजूद पुलिस को कोई ठोस आधार नहीं मिला जिस पर वह आरोप लगा सके। नए सुराग की तलाश में अन्वेषकों ने सिंडी की छोटी बहन एशली से बात करने का फैसला किया। टेरेसा बर्ग ने लड़की के साथ पड़ोस का दौरा किया। एशली ने दोस्तों के घर और उन जगहों की ओर इशारा किया जहां उसने अपनी बहन के साथ खेला था। ब्लॉक के अंत में उसने एक छोटे पेड़ों से घिरे घर की ओर इशारा किया और उसे अपने दोस्त रुस का घर बताया। टेरेसा को यह जानकर हैरानी हुई कि रुस एक वयस्क था। इस तथ्य ने अन्वेषकों को चिंतित कर दिया। उन्होंने रोंडा से इस आदमी के बारे में पूछा और पता चला कि उसका असली नाम गाय रासमुसेन था, जो एक स्थानीय संगीतकार था। रोंडा ने सिंडी के उसके साथ मेलजोल पर नाराजगी जताई थी और अपनी बेटी को उससे मिलने से मना कर दिया था। अन्वेषकों ने अनुमान लगाया कि सिंडी ने गायब होने वाले दिन अपनी मां की मनाही को नजरअंदाज किया और अपने सामाजिक स्वभाव के कारण रुस से मिलने गई होगी। जांचकर्ता के घर गए, लेकिन वे उसे नहीं मिले। उन्होंने एक महिला से बात की जो उसके घर मेहमान थी और उसने कहा कि वह को नहीं जानती और कुछ दिन पहले एक त्योहार के लिए गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। इसके बाद कुत्तों को घर लाया गया। उम्मीद थी कि वे कोई सुराग पकड़ लेंगे, लेकिन जानवर कुछ भी ढूंढने में असफल रहे। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब भी नहीं मिली थी।
पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। पूरे शहर में की तस्वीरें लगाई गईं और उसके बारे में जानकारी देने वाले के लिए $10,000 का इनाम घोषित किया गया। उन्हें उम्मीद थी कि इन कदमों से लोगों को एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में देखने में मदद मिलेगी और वे कार्रवाई के लिए प्रेरित होंगे। जांचकर्ताओं को विश्वास था कि कोई उन्हें उपयोगी जानकारी देगा। समय बीतता गया, लेकिन खोज बेनतीजा रही। सभी को यह एहसास हो गया कि को खोजने की संभावना कम हो रही थी। जांचकर्ताओं को लगातार याद दिलाना पड़ रहा था कि अभी सब कुछ खोया नहीं है। उन्होंने खोज क्षेत्र को बढ़ाया, लेकिन इससे केवल निराशा हाथ लगी। घंटों की कोशिशों के बावजूद नहीं मिली। तब एक सिद्धांत उभरा कि एक अजनबी जो इलाके में अज्ञात था, इस गायब होने में शामिल हो सकता है। पूरे क्षेत्र की गहन जांच शुरू हो गई। पुलिस ने घरों और आवासीय परिसरों के निवासियों से बात की और हर दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने सभी से वही सवाल पूछे। क्या पिछले सप्ताह में उनके घर कोई मेहमान आया था, या क्या कोई हाल ही में अनपेक्षित रूप से रवाना हुआ था? इसके बाद जांचकर्ताओं ने डेटाबेस की जांच की और पाया कि इलाके में कुछ लोग थे जिनका आपराधिक इतिहास था। उन्होंने काफी समय लगाया, लेकिन विस्तृत सूची के हर व्यक्ति से पूछताछ की। कई ने सहयोग किया। उन्होंने अपने घरों की तलाशी की अनुमति दी, अलिबाइज पेश किए और सवालों का जवाब दिया, लेकिन संभावित संदिग्धों का पता नहीं चल सका। खोज दल ने 10 दिनों तक के आसपास के क्षेत्र की छानबीन की। इसके बाद की आधिकारिक खोज को समाप्त कर दिया गया, लेकिन संगठित खोज के समाप्त होने के बाद भी कई निवासियों ने वुडलैंड क्षेत्र से गुजरते हुए अपनी गाड़ियां रोकीं, उतरकर चारों ओर देखा, इस उम्मीद में कि वे कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसे वे पहले अनदेखा कर चुके थे। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। वे हार मानने को तैयार नहीं थे जब तक कि मिल नहीं जाती। के में गायब होने के 2 सप्ताह बाद एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी ने हाईवे के पास एक खेत में एक परेशान करने वाली खोज की सूचना दी। को इस खबर के साथ फोन आया जब वह घर जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी कोशिशें सफल नहीं होंगी, वापस नहीं आएगी, लेकिन को अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना था। उसने गाड़ी घुमाई और वापस चली गई। खोज की जगह एक सुनसान जगह थी जहां लोग अपना कचरा फेंकते थे। पोशाक तस्वीर के विवरण से मेल खाती थी, पर शारीरिक आक्रमण और अन्य अवैध कृत्यों के संकेत दिखाई दिए। जांचकर्ताओं ने एक अंग पर 3 छोटे जलने के निशान देखे। इससे यह संकेत मिल सकता है कि संदिग्ध धूम्रपान करता है, लेकिन यह उसकी चरम क्रूरता भी दिखाता है। यह स्पष्ट था कि अपराधी केवल अपने बारे में सोच रहा था और दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। जांचकर्ता समझ गए कि वे एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति से निपट रहे थे जो तत्काल इच्छाओं से प्रेरित था। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे लोग शायद ही कभी रुकते हैं और उनकी हरकतें लगातार आक्रामक होती जाती हैं। अधिकारियों को पता था कि वे एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति का सामना कर रहे हैं जो आगे भी अपराध कर सकता है। जांचकर्ताओं ने अपराध स्थल की गहन जांच की, लेकिन कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला। वे यह पता नहीं लगा सके कि दुर्घटना यहीं हुई थी या को बाद में वहां लाया गया था। यह क्षेत्र खोज क्षेत्र में शामिल था जो जांचकर्ताओं को दुखी कर रहा था। हालांकि सबूत एक कालीन में लपेटे गए थे और कचरे के बीच छिपे हुए थे, जिससे उनकी खोज मुश्किल हो गई थी। यहां तक कि विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते भी मदद नहीं कर सके। 1996 में उन कुत्तों का उपयोग किया गया जो जीवित लोगों को खोजने के लिए प्रशिक्षित थे। बाद में उन कुत्तों को लाया गया जो अन्य गंधों को सूंघ सकते थे, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिलेगा। उनमें से एक ने कुछ महसूस किया और हाईवे की बाड़ में एक छेद की ओर इशारा किया, फिर एक टेलीफोन बूथ की ओर जो अपराध स्थल के पास एक दुकान के निकट था। यह अनुमान लगाया गया कि कोई अजनबी वहां से फोन कर सकता था, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। जांचकर्ताओं को कि मां को खबर देनी पड़ी। ने एक गहरे सदमे और अंतहीन आंसुओं की बात कही। वह समझ नहीं सकी कि ऐसा कुछ उसके शांत शहर में कैसे हो सकता है जहां पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जांच से पता चला कि 4 जुलाई को गायब होने के तुरंत बाद नुकसान पहुंचा था।
विशेष टुकड़ों के नाखूनों के नीचे कोई बाहरी निशान नहीं मिले जो घटना की अचानकता का संकेत देते थे। अपराधी ने उसके साथ विशेष रूप से निर्दयता से व्यवहार किया। पुलिस अधिकारी इस तरह के कृत्य के पीछे के मकसद को समझ नहीं सके। समय बीत जाने के कारण सबूतों की तलाश में कठिनाइयों के बावजूद सभी को दोषी को खोजने की आवश्यकता का एहसास था, ताकि अन्य लोगों के साथ इस त्रासदी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सबूत मिलने के बाद जांचकर्ताओं को जानकारी के साथ अभिभूत कर दिया गया। लगभग 500 सुराग मिले। फोन लगातार बजते रहे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि किस दिशा को प्राथमिकता दी जाए। अंततः जांचकर्ताओं ने अपनी अंतर्दृष्टि और संदेहों पर भरोसा करने का निर्णय लिया। अचानक एक असामान्य गवाह सामने आया। 4 जुलाई को एक छोटे बच्चे ने को देखा जो अपराध स्थल के पास एक बड़े गोरे आदमी के साथ जा रही थी। आदमी को बहुत दुबला, बिखरे हुए बालों वाला, मूंछ और छोटी दाढ़ी के साथ वर्णित किया गया था। उसने टी शर्ट और जीन्स शॉर्ट्स पहनी थी। जल्द ही एक और गवाह सामने आया, पड़ोसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का निवासी। जब वह बालकनी पर ग्रिल कर रहा था, उसने देखा कि एक बड़ा गोरा आदमी के साथ फूलों की पोशाक में जंगल की ओर जा रहा था। हालांकि उसकी वापसी देखी नहीं गई। गवाह के अनुसार आदमी के लंबे बिखरे हुए बाल थे, जो कि हेयर स्टाइल से मिलते जुलते थे। एक पड़ोसी जिसके साथ अपनी बहन के अनुसार दोस्ती करती थी, बेरोजगार था और संगीत का शौकीन था। हालांकि उसकी ड्रम बजाने की क्षमता औसत दर्जे की थी और उसकी प्रैक्टिस सुनकर उत्सुक हो गई। बच्चे अक्सर उसके घर जाते थे उसे खेलते हुए देखने के लिए। उनके लिए वह रॉक एंड रोल की दुनिया से कूल टाइप था। ने बाद में बताया कि बड़े भाई जैसा व्यवहार करता था जो रॉक बैंड में बजाता था। वह दोस्ताना था, भले ही वह बहुत कम बोलता था और उनकी रुचियों में दिलचस्पी दिखाता था। के अनुसार यह स्पष्ट था कि को अधिक ध्यान देता था और उसके साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करता था। जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि शायद मैं अपने अनुपस्थित पिता का विकल्प ढूंढ रही थी। उसने एक वयस्क के साथ बंधन बना लिया था जिसने उसे ध्यान दिया। कि अतीत की जांच करने पर एक चिंताजनक तथ्य सामने आया। 7 साल पहले वह एक 10 साल की लड़की के साथ एक घटना में शामिल था जो साइकिल चला रही थी। उस समय सबूतों की कमी के कारण उसे दोषी नहीं ठहराया जा सका, क्योंकि अन्य उद्देश्यों को साबित नहीं किया जा सका। सबूतों की कमी के कारण उसे विशेष सूचियों में शामिल नहीं किया गया था। इन खुलासों ने को जांचकर्ताओं की नजर में एक नए तरीके से दिखाया। उन्हें संदेह होने लगा कि वह व्यक्ति जिसे वे का दोस्त मानते थे एक खतरनाक अपराधी हो सकता है जो अनुचित इरादों से बच्चों का विश्वास जीतता है। जांचकर्ताओं को तलाशी वारंट मिला और वे संदिग्ध के घर पहुंचे। रासमुसेन घर पर था। वह एक बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्ति की छाप छोड़ता था जिससे बातचीत करना आसान था। घर में अव्यवस्था फैली हुई थी। थेरेसा बर्ग ने बाथरूम में कपड़े पाए जो गवाहों द्वारा वर्णित कपड़ों से मिलते जुलते थे। मौजों पर घास और बीज के निशान थे जो संकेत देते थे कि वह किसी खेत से गुजरा होगा। जांचकर्ताओं ने रासमुसेन को उन गवाहों के बारे में बताया जिन्होंने उसे 4 जुलाई को किसी व्यक्ति के साथ देखा था। उसने इसका खंडन किया और दावा किया कि वह एक दोस्त के साथ एक संगीत महोत्सव में गया था। दोस्त ने यात्रा की पुष्टि की, लेकिन वह सही प्रस्थान समय याद नहीं कर सका। संदिग्ध के अतीत की जांच करते समय जांचकर्ताओं को पता चला कि वह अपने गृहनगर के 2 अनसुलझे मामलों में शामिल हो सकता है। इन 2 घटनाओं में उसकी सहपाठिनें शामिल थीं। एक बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, दूसरी बाद में मिली थी। रासमुसेन से पूछताछ की गई, लेकिन उसकी दोष सिद्धि के लिए कोई सबूत नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने अपराधी के तरीके में समानताएं देखीं और अनुमान लगाया कि वह कम प्रतिरोध करने वाले छोटे व्यक्तियों की ओर बढ़ गया हो सकता है। विशेष ध्यान एक पूर्व मामले के विवरण पर दिया गया जो मौजूदा जांच से मिलता जुलता प्रतीत हो रहा था। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वे एक खतरनाक व्यक्ति से निपट रहे थे जो अपने कार्यों को दोहराने की प्रवृत्ति रखता था। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की महत्वपूर्णता को पहचाना ताकि भविष्य की संभावित घटनाओं को रोका जा सके।
जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि रासमुसेन के कपड़ों पर ऐसे सबूत मिलेंगे जो उसे सिंडी के गायब होने से जोड़ सकते हैं। व्यक्ति की निगरानी की जा रही है ताकि संभावित भागने या अन्य घटनाओं को रोका जा सके। रासमुसेन को पुलिस की लगातार निगरानी से नापसंदगी हो रही थी और उसने स्थानीय रेडियो पर आने का फैसला किया। उसने दावा किया कि वह एक पुरानी गलतफहमी के कारण एक साइकिल चालक के साथ परेशान हो रहा है। जांचकर्ताओं जिन्होंने यह प्रसारण सुना ने रासमुसेन पर विश्वास नहीं किया। हालांकि अब उनके पास उसके बयानों की जांच करने का मौका था। चूंकि वे जानते थे कि सीधे दबाव डालने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा, उन्होंने नरमी से काम करने का फैसला किया। उन्होंने रासमुसेन से पूछा कि वह सिंडी के गायब होने के दिन की अपनी गतिविधियों का विवरण दे। व्यक्ति ने सहमति दी। उसने बताया कि वह लेकवुड से पैदल राजमार्ग के साथ चल रहा था, एक दुकान तक पहुंचा, एक फोन बूथ से एक दोस्त को फोन किया और उसे एक लिफ्ट के लिए कहा। इस जानकारी ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया, क्योंकि खोजी कुत्ते द्वारा मिली गंध की निशानी ठीक उसी फोन बूथ तक जाती थी। जांचकर्ताओं ने रासमुसेन की पूरी यात्रा का पुनर्निर्माण किया और पूछा कि क्या उसने उस डंपिंग ग्राउंड पर प्रवेश किया था जहां सिंडी मिली थी। उसने इससे इनकार किया। तभी जांचकर्ता वर्ग को यह एहसास हुआ कि समाधान का सूत्र वातावरण के विवरण में हो सकता है। सिंडी का खोज स्थान एक खेत के बीच में था। अगर कोई उस पर चलता है तो अनिवार्य रूप से बीज और पौधों के अंश कपड़ों पर चिपक जाते हैं। विशेषज्ञों ने खेत से पौधों के नमूने एकत्र किए और उनकी तुलना संदिग्ध के मोजों पर पाए गए नमूनों से की। रासमुसेन के मोजों पर क्राइम टेक्नीशियन को 12 से अधिक पौधों की प्रजातियों के निशान मिले। इनमें से कोई भी वहां नहीं उगता जहां वह व्यक्ति कथित तौर पर चला गया था, लेकिन वे सभी उस खेत के लिए सामान्य हैं जहां सिंडी मिली थी। इस प्रकार जांचकर्ता यह साबित कर सके कि रासमुसेन उस स्थान पर था, भले ही उसने इससे इनकार किया हो। राज्य के फॉरेंसिक लैब ने खेत में मिले सबूतों के विश्लेषण के नतीजे दिए। विशेषज्ञों ने जैविक निशान पाए जो सिंडी एलिंगर और रासमुसेन से संबंधित थे। ये डेटा जांच के लिए प्रमुख सबूत बने। गाय रासमुसेन को एक संगीत कार्यक्रम के दौरान गिरफ्तार किया गया। जब उसे पुलिस वाहन में बैठाया गया और हथकड़ी लगाई गई तो उसने एक अजीब आवाज निकाली जो जानवर की गुर्राहट के समान थी। जांचकर्ताओं ने 4 महीनों तक साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक एकत्रित और विश्लेषण किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और 4 जुलाई 1996 को लेकवुड, वॉशिंगटन में हुई घटनाओं की समय रेखा को पुनर्स्थापित किया। जांचकर्ताओं के अनुसार सिंडी रासमुसेन से सड़क पर मिली। संभवतः उसने उसे जंगल में टहलने का सुझाव दिया। निस्संदेह सिंडी ने सहमति दी। बाद में वे एक खेत में थे जहां अपराध हुआ। रोंडा, सिंडी की मां, इस घटना के बाद अक्सर सोचती थी कि अपराधी ने उसकी बेटी के बजाय उसे क्यों नहीं चुना। उसने कहा कि वह खुद उस खेत में होना पसंद करती अगर उसकी बेटी उस दिन घर पर ही रहती। मार्च 1999 में अदालत ने गाय रासमुसेन को सिंडी एलिंगर के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया। उसे बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रासमुसेन भी 2 अनसुलझे मामलों से जुड़े होने के संदेह में है। एक सुबह की कॉल ने बचाव दल को एक छोटे लड़के की खोज के लिए चिंताजनक खोज में डाल दिया। इस कहानी का अंत सभी शामिल लोगों को हिलाकर रख दिया। 13 अक्टूबर 2015 की सुबह हेडन, न्यू जर्सी शहर के डिस्पैचर ने 22 वर्षीय डेविड क्रियाट की कॉल प्राप्त की। उत्साहित युवा ने बताया कि जब वह जागा तो उसने पाया कि उसका 3 साल का बेटा ब्रैंडन घर में नहीं था। डेविड को संदेह हुआ कि छोटा लड़का रात में खुद से उनके पहले मंजिल के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया होगा। इसके बाद डेविड ने बच्चे की मां 21 वर्षीय सामंथा डेनाटो को फोन किया। जब उसने खबर सुनी तो सामंथा बिना देर किए नंगे पांव घर से बाहर भागी, कार की ड्राइवर सीट पर बैठी और तेजी से डेविड की ओर चल पड़ी। वह धुंधले में ड्राइव कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार ब्रैंडन कभी घर से नहीं भागा था और अंधेरे से भी डरता था।
सामंथा और डेविड की मुलाकात तब हुई थी जब वे दोनों स्कूल में थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के कुछ ही समय बाद सामंथा गर्भवती हो गई और जोड़े ने शादी करने का फैसला किया। डेविड अपने पहले बेटे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ब्रैंडन एक खुशमिजाज और सक्रिय बच्चा बनकर बड़ा हुआ, लेकिन 2014 में सामंथा को अपने पति की बेवफाई का पता चला और उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। अलगाव के बावजूद दोनों ने बेटे के लिए अच्छे संबंध बनाए रखा। डेविड ब्रैंडन से बेहद प्यार करता था और सप्ताहांत में उसे अपने पास लाता था और एक समर्पित पिता के रूप में जाना जाता था। 12 अक्टूबर 2015 एक साधारण दिन जैसा लग रहा था। डेविड हमेशा की तरह अपने बेटे को अपने पास ले आया। किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। अचानक पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। एक लड़के के लापता होने की चिंताजनक खबरें आने लगीं। जल्दी ही एक खोज दल का गठन किया गया। पुलिस गश्ती दल, कुत्तों के साथ प्रशिक्षक और स्थानीय स्वयंसेवक, सभी समझ गए समय उनके खिलाफ खेल रहा था। हर मिनट कीमती था। जांचकर्ता ने लड़के के पिता डेविड क्रियाटो से मुलाकात की। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति बहुत चिंतित था। उसने बताया कि उसने अपने बेटे को आखिरी बार शाम को देखा था, जब उसने उसे बिस्तर पर सुलाया था। जब डेविड सुबह 6 बजे के करीब उठा तो उसने बच्चे को देखने का फैसला किया। जब वह कमरे में गया तो उसे खाली बिस्तर मिला। घर की तलाशी लेने के बाद पिता को भयावह एहसास हुआ। ब्रैंडन गायब था। प्रारंभिक जांच में मुख्य दरवाजे में किसी भी जबरदस्ती प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिला। घर में भी कोई असामान्य बात नहीं मिली जिसने जांचकर्ताओं को भ्रमित कर दिया। इस बीच इलाके में बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाए जा रहे थे। प्रशिक्षक को ब्रैंडन का जूता दिया गया ताकि कुत्ता गंध का पता लगा सके। कुत्ता, जिसने गंध को पकड़ लिया था, अपने प्रशिक्षक को सड़क के किनारे एक पास के जंगल की ओर ले गया। जंगल के किनारे पर कुत्ते ने एक बमुश्किल दिखाई देने वाले रास्ते की पहचान की। उस रास्ते का अनुसरण करते हुए वे एक ढलान से नीचे उतरकर एक छोटे से नाले पर पहुंचे। प्रशिक्षक की नजर अनजाने में किनारे पर एक चिंताजनक दृश्य पर ठहर गई। पानी में एक स्थिर आकृति दिखाई दे रही थी जिसमें दहशत के साथ लंबे समय से लापता ब्रैंडन क्रियाटो की पहचान की गई। खोज के अंत की खबर ने तुरंत स्थानीय पत्रकारों का ध्यान खींचा, जो जल्द ही उस जगह पर इकट्ठा हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे जांचकर्ताओं को एक रहस्यमयी दृश्य का सामना करना पड़ा। ब्रैंडन पानी में एक असामान्य स्थिति में था। उसने पायजामा और मोजे पहने हुए थे, लेकिन उसके कपड़ों का निचला हिस्सा बिखरा हुआ था। जांचकर्ता की अनुभवी आंख ने तुरंत एक अजीब विवरण देखा। ब्रैंडन के मोजे असामान्य रूप से साफ सुथरे लग रहे थे, जो किसी भी तरह से परिवेश से मेल नहीं खाते थे। जिस तरह से ब्रैंडन मिला था, उसने संकेत दिया कि वह अकेले वहां नहीं पहुंच सकता था। पानी में लंबे समय तक रहने के कारण कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए थे और पास में ऐसा कुछ नहीं मिला जो जांच में मदद कर सके। उम्मीद अब चिकित्सा जांच के परिणामों पर टिकी थी। जांचकर्ताओं के सामने अब कठिन काम था। लड़के के रिश्तेदारों को हुई घटना के बारे में सूचित करना। सबसे पहले उसकी मां सामंथा को खबर मिली। जब उसने खबर सुनी तो वह डर के मारे जम गई और कुछ बोल नहीं सकी। लड़के के पिता डेविड की प्रतिक्रिया अधिक भावुक थी। उनकी हालत के बावजूद जांचकर्ताओं ने उनसे अपने बेटे के साथ बिताए आखिरी दिन के बारे में बताने का अनुरोध किया। कुछ शांत होने के बाद डेविड ने बताया, सोने से पहले उसने अपने बेटे को कहानियां पढ़ी, उसे कंबल में लपेटा और बिस्तर पर सुला दिया। बगल के कमरे से उसने सुना कि लड़का कुछ बड़बड़ा रहा था, फिर चुप हो गया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसका बेटा सो गया है, डेविड ने न्यूयॉर्क में पढ़ने वाली अपनी प्रेमिका को फोन करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यह मानते हुए कि वह पहले ही सो चुकी होगी, वह खुद भी सोने चला गया। सामंथा डेनाटा के अनुसार ब्रैंडन अंधेरे से बहुत डरता था और कभी भी अपने पिता की अनुमति के बिना घर से बाहर नहीं जाता। इससे जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि कोई व्यक्ति घर में घुस आया होगा और लड़के को अपने साथ ले गया होगा। सुराग की तलाश में पुलिस ने पड़ोसियों और निवासियों से पूछताछ की। इस बीच अन्य जांचकर्ता
घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रहे थे। उन्हें करीब 70 मीटर दूर एक कैमरा मिला। तस्वीरों की जांच करते हुए जांचकर्ता ब्रैंडन या उसके आसपास किसी को देखने की कोशिश कर रहे थे या किसी भी अन्य सुराग की तलाश कर रहे थे, ताकि यह समझ सकें कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात क्या हुआ था। दुर्भाग्य से वीडियो की समीक्षा से कोई परिणाम नहीं निकला। हालांकि यह इस मामले में एकमात्र निराशा नहीं थी। ब्रैंडन की हालत का अध्ययन करने वाले 3 विभिन्न विशेषज्ञ किसी भी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, जिससे जांचकर्ताओं को आश्चर्य हुआ। उन्होंने केवल यह अनुमान लगाया कि सांस की कमी शायद मौत का कारण हो सकती है। यह कैसे हुआ, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सका। इसके अलावा ब्रैंडन के कपड़ों की असामान्य स्थिति के बावजूद किसी भी विशेषज्ञ ने अतिरिक्त जांच नहीं की। विशेषज्ञों की यह लापरवाही बाद में इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। ब्रैंडन क्रियाटो की खोज के 10 दिन बाद जांचकर्ताओं ने सबूतों की कमी के बावजूद ब्रैंडन के पिता के फोन की जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने डेविड क्रियाटो का मोबाइल फोन जब्त कर लिया ताकि उसके संदेशों, कॉल्स और हर उस चीज की जांच की जा सके जो जांच में मदद कर सके। फोन की जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने देखा कि अपने बेटे के लापता होने की रात डेविड ने अपनी 17 वर्षीय प्रेमिका जूलिया स्टैंस्की को 10 बार फोन किया था। विशेषज्ञों ने उनके बीच करीब 9000 संदेशों की खोज की। संदेशों को पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि इस जोड़ी के बीच एक गर्मजोशी भरा रिश्ता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब जूलिया को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला और वह न्यूयॉर्क चली गई। धीरे धीरे उनका संवाद तनावपूर्ण होता गया। जूलिया और डेविड के बीच का रिश्ता दिन ब दिन तनावपूर्ण होता गया। जूलिया ने कई बार संकेत दिया कि वह इस संबंध को समाप्त करना चाहती थी और अन्य प्रशंसकों का भी जिक्र किया। इन संदेशों से डेविड को तीव्र प्रतिक्रियाएं और गहरे भावनात्मक उथल-पुथल महसूस होने लगे। विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह थी कि जूलिया डेविड के ब्रैंडन और उसकी मां सामंथा के साथ बिताए समय से नाखुश थी। जूलिया ने खुलकर बच्चों के प्रति अपनी नापसंदगी और ब्रैंडन की उपस्थिति के प्रति अपनी असहजता व्यक्त की। इसके बावजूद डेविड इस बात पर अड़ा रहा कि उसका बेटा हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहेगा। इस संवाद की जांच करने के बाद जांचकर्ताओं ने जूलिया स्टैंस्की से बात करने का फैसला किया। यह सामने आया कि वह उस सप्ताहांत हेडन में थी जब ब्रैंडन के साथ दुर्घटना हुई। हालांकि जूलिया ने दावा किया कि उसने 12 अक्टूबर की सुबह 6:48 पर एक्सप्रेस ट्रेन से न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान किया था। जब ब्रैंडन का जिक्र हुआ तो जूलिया ने तुरंत स्वीकार किया कि उसे उसके प्रति कोई खास स्नेह नहीं था। उसने कहा कि उसने शुरू से ही डेविड को बच्चों के प्रति अपनी राय स्पष्ट कर दी थी। उसके अनुसार वह ब्रैंडन के साथ मुलाकातों के दौरान अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाती थी, लेकिन डेविड को हमेशा इस बात से अवगत कराती थी कि बच्चे के साथ संवाद करने की आवश्यकता उसे परेशान करती है। ब्रैंडन के प्रति यह दृष्टिकोण जांचकर्ताओं को असामान्य लगा। उन्होंने शक जताया कि जूलिया स्टैंस्की का लड़के के रहस्यमय तरीके से गायब होने से कोई संबंध हो सकता है। हालांकि जब उन्होंने उसका अलीबी जांचा तो उन्हें यकीन हो गया कि वह महत्वपूर्ण समय पर शारीरिक रूप से ब्रैंडन के पास नहीं हो सकती थी। 12 अक्टूबर की सुबह की स्टेशन कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग ने जूलिया की यात्रा की पुष्टि की और 13 अक्टूबर की सुबह उसके फोन का सिग्नल न्यूयॉर्क में पाया गया। जब जांचकर्ताओं ने जूलिया स्टैंस्की को संदिग्धों की सूची से बाहर कर दिया तो उन्होंने उन सभी को जांचने का फैसला किया जिनका ब्रैंडन से संपर्क था। एक जांचकर्ता जिसने डेविड क्रिएटो से उसके बेटे की घटना के बाद बात की थी ने कुछ अजीब पाया। डेविड केवल सवालों के जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि जल्दी से खुद से भी ज्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। जांचकर्ता को उसकी दुख भरी प्रतिक्रिया अस्वाभाविक लगी, जैसे कि यह पहले से तैयार की गई हो। इसने जांचकर्ताओं को डेविड क्रियात पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही आखिरी व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को देखा था। सितंबर 2015 से डेविड की जूलिया के साथ हुई बातचीत की जांच से उसके ईर्ष्यालु स्वभाव
और उसकी प्रेमिका की बेवफाई के शक का पता चला। जब जूलिया अन्य छात्रों के साथ समय बिताती थी तो डेविड स्पष्ट रूप से चिंतित हो जाता था। जांचकर्ताओं के लिए विशेष रूप से दिलचस्प एक संवाद था जो 6 अक्टूबर 2015 को डेविड और जूलिया के बीच हुआ। इस बातचीत में जूलिया ने डेविड से शुक्रवार की रात आने का जोरदार अनुरोध किया। हालांकि उसके जवाब अस्पष्ट और दार्शनिक थे, जिससे पता चलता था कि हमेशा वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। फिर बातचीत ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। जूलिया ने डेविड के बेटे का जिक्र किया और कहा कि वह चाहती थी कि डेविड उसे देखना बंद कर दे। डेविड के जवाब और भी रहस्यमय हो गए। उसने भविष्य को बदलने की संभावना के बारे में बात की, लेकिन अतीत को नहीं। जूलिया का अंतिम सवाल विशेष रूप से परेशान करने वाला लगा। उसने पूछा, डेविड का बेटा उसके जीवन से कब गायब होगा और उसे इसके लिए कितनी देर इंतजार करना होगा। डेविड करियात के फोन की आगे की जांच से पता चला कि वह जूलिया की गतिविधियों को उसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगातार निगरानी कर रहा था। ब्रैंडन के गायब होने की रात डेविड ने जूलिया के स्नैपचैट अकाउंट में किसी साथी की एक संदेश खोजी। इसके बाद उसने जूलिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कॉल अनुत्तरित रहीं। जांचकर्ताओं ने डेविड करियात को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मोबाइल डिवाइस से प्राप्त नई जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से उसके बेटे के गायब होने की रात के दौरान उसकी गतिविधियों पर। डेविड ने फिर से बताया कि उसने ब्रैंडन को सोने से पहले 3 कहानियां पढ़ी थीं। जब बच्चा सो गया तो उसने जूलिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने यह भी दावा किया कि वह रात 10 बजे सोने गया और सुबह 6 बजे उठा। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने रात में कुछ किया था, तो पहले उसने इनकार कर दिया। हालांकि लगातार पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि वह जूलिया की किसी और आदमी के साथ डेट को लेकर बहुत चिंतित था। उसने जूलिया के स्नैपचैट पेज को देखा और एक अज्ञात व्यक्ति से एक संदेश पाया। डेविड ने रात के लगभग 1:30 बजे तक उसके प्रोफाइल की जांच और अपडेट किया, फिर सो गया। यह पता चला कि डेविड करियात ने अपने बेटे के गायब होने की रात की अपनी गतिविधियों के बारे में शुरू में सच नहीं बताया था। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने डेविड के फोन में फोटो की जांच के दौरान एक तस्वीर पाई जिसने उनका विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह फोटो ब्रैंडन की घटना से लगभग 2 दिन पहले खींची गई थी और यह उस जगह के पास ली गई थी जहां बाद में लड़का चिंताजनक स्थिति में पाया गया था। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि डेविड इस स्थान को विशेष मानता था, जिसे वह किसी प्रकार की ऊर्जा से युक्त मानता था। वह वहां अक्सर अकेले या अपनी प्रेमिका जूलिया के साथ जाया करता था। निदेशक को महसूस हुआ कि इस कहानी में कुछ ठीक नहीं है। जब डेविड क्रिएटो ने यह पहचाना कि उसे अपने बेटे के लापता होने के मामले में एक संभावित शामिल व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, तो उसने एक वकील से संपर्क किया। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम मुश्किल हो गया, क्योंकि अब वे डेविड से सीधे संवाद नहीं कर सकते थे और ब्रैंडन क्रिएटो की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात और अंतिम घंटों के बारे में स्पष्टता नहीं पा सकते थे। 11 जनवरी 2016 को पुलिस ने डेविड क्रिएटो को गिरफ्तार किया, मोबाइल डिवाइस से प्राप्त डेटा के आधार पर। गिरफ्तारी के दौरान वह निष्क्रिय रहा, कोई प्रतिरोध नहीं किया और चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस स्टेशन में उसे अपने बेटे ब्रैंडन के लापता होने से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ा। अभियोजन पक्ष के अनुसार डेविड को 12 अक्टूबर 2015 की देर रात को अपनी प्रेमिका जूलिया के एक अन्य आदमी के साथ डेट पर जाने की जानकारी मिली। ईर्ष्या और निराशा से अभिभूत होकर उसने संभवतः यह निर्णय लिया कि जूलिया की चाहत के अनुसार अपने बेटे को हटाने से उसकी संबंध बचाया जा सकता है। इसके बाद जांचकर्ताओं का मानना है डेविड ब्रैंडन को एक ऐसी जगह ले गया जो उसके लिए खास थी और जहां वह अक्सर जूलिया के साथ जाता था। उसने अपने बेटे को एक नाले के पास छोड़ दिया और शांति से घर लौट आया। सुबह के समय डेविड ने बचाव दल को फोन किया और ब्रैंडन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि खुद से संदेह को दूर कर सके।
2016 की शुरुआत में ब्रैंडन के रहस्यमय लापता होने से जुड़े एक लंबी अदालती सुनवाई शुरू हुई। जूलिया, जो हाल ही में 17 साल की हुई थी, इस मामले में एक गवाह के रूप में पेश हुई, बिना किसी संदेह के। हालांकि जांच में कई कठिनाइयां में आईं। प्रत्यक्ष सबूतों, आनुवंशिक निशानों और चश्मदीद गवाहों की अनुपस्थिति और चिकित्सा परीक्षणों के अस्पष्ट परिणामों ने जूरी को एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचने से रोक दिया। नतीजतन पुनः सुनवाई का आदेश दिया गया। इस घटनाक्रम से जांचकर्ताओं और ब्रैंडन के परिवार के सदस्यों को आश्चर्य हुआ। सभी को स्पष्ट था, यदि दूसरी सुनवाई में जूरी को डेविड की संलिप्तता पर फिर से संदेह हुआ तो वह पूरी तरह से बरी हो सकता है और रिहा किया जा सकता है। नई सुनवाई उसी साल जुलाई के शुरुआत में तय की गई थी। हालांकि तय समय से ठीक पहले डेविड ने अप्रत्याशित रूप से एक दोष स्वीकार समझौता करने का प्रस्ताव दिया। अपनी आधिकारिक घोषणा में उसने केवल इतना स्वीकार किया कि उसने ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा था, बिना किसी अतिरिक्त विवरण या इस घटना के कारण को बताए। समझौते के अनुसार डेविड क्रिएटो को गंभीर परिस्थितियों के साथ लापरवाह कृत्यों के लिए 10 साल की सजा मिली, बजाय संभावित 30 साल की सजा के। इससे उसे 8 साल बाद जल्द रिहाई का भी मौका मिला। डेविड क्रिएटो के परिवार के सदस्य अभी भी उसकी बेगुनाही के प्रति आश्वस्त हैं। उनका दावा है कि उसने केवल फिर से सुनवाई से बचने के लिए दोष स्वीकार किया था। सामंथा डेनाटा, ब्रैंडन की मां, अभी भी अपने नुकसान को सहन नहीं कर पा रही हैं। वह अक्सर उस जगह का दौरा करती हैं जहां उनका बेटा गंभीर स्थिति में पाया गया था। निवासियों ने पास में ब्रैंडन की याद में एक स्मारक पट्टिका वाली बेंच स्थापित की है। वहां बैठकर सामंथा अपने बच्चे को याद करती हैं और सोचती हैं कि वह व्यक्ति जिसे उन्होंने कई वर्षों से जाना, कैसे इतनी भयानक घटना का कारण बन सकता है जिसने उन्हें इतना दुख दिया। जॉर्जिया में स्थित स्टेट्सबोरो, एक छोटे से छात्र शहर में जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, एक ऐसी घटना घटी जिसने निवासियों को झकझोर दिया। 19 वर्षीय डेनियल डेविस को उसके छात्रावास के कमरे में ऐसी परिस्थितियों में पाया गया जिसने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के मन में गंभीर चिंता पैदा कर दी। छात्र परेशान थे और अपनी सुरक्षा के लिए डर रहे थे। जांचकर्ताओं ने मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता को समझा। हालांकि घटना का मकसद अस्पष्ट रहा। डेनियल कैंपस में एक लोकप्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व थी, एक छात्रा जिसके कोई स्पष्ट दुश्मन नहीं थे। वह कॉलेज में केवल 3 महीने से पढ़ रही थी, लेकिन पहले ही एक जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। अपने 18वें जन्मदिन पर उसने अपनी दादी से विरासत में मिले पैसे से एक स्पोर्टी मर्सिडीज खरीदी थी। दोस्तों ने उसकी मौज मस्ती करने की क्षमता और उसकी ऊंची, तीखी, खुशनुमा हंसी पर ध्यान दिया, जो लोगों को आकर्षित करती थी। 2009 के पतझड़ में डेनियल ने ओगीची तकनीकी कॉलेज में अपने पहले वर्ष की पढ़ाई शुरू की। उसने जल्द ही कई दोस्त बना लिए और छात्र पार्टियों में एक नियमित अतिथि बन गई। उसका आकर्षण लड़कियों और लड़कों दोनों को आकर्षित करता था, जिसमें सवाना से एक अस्थिर प्रशंसक भी शामिल था। अपने सक्रिय सामाजिक जीवन के बावजूद डेनियल ने न तो अपनी पढ़ाई और न ही अपने परिवार की उपेक्षा की। उसने सर्दियों की छुट्टियों में अपनी मां स्टेफनी की हृदय शल्य चिकित्सा के बाद देखभाल करने की योजना बनाई थी। यह उसकी मां का स्वास्थ्य था जिसने डेनियल को चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि युवा महिला को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी दयालुता और खुलापन अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकता है, जो उसके जीवन को अप्रत्याशित तरीके से बदल देगा। मंगलवार 8 दिसंबर 2009 डेनियल और उसके परिवार के लिए एक तनावपूर्ण दिन होने वाला था। युवा महिला की मां स्टेफनी एक गंभीर हृदय शल्य चिकित्सा के लिए तैयारी कर रही थी और प्रक्रिया से पहले अपनी बेटी को देखने के लिए बेताब थी। डेनियल का एक व्यस्त कार्यक्रम था। उसे सुबह एक परीक्षा देनी थी और फिर तुरंत अस्पताल के लिए निकलना था, जो 3 घंटे की दूरी पर था।
स्टेफनी बहुत चिंतित थी और इस विचार से सांत्वना पा रही थी कि उसकी बेटी जल्द ही उसका समर्थन करने के लिए आएगी। स्टेफनी के साथ उसकी मां डेल थी। दोनों महिलाएं बेसब्री से डेनियल के आने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन जब दोपहर का 1 बज गया और स्टेफनी को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाने वाला था, युवा महिला अभी तक नहीं पहुंची थी और उसका मोबाइल फोन किसी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। स्टेफनी ने 5 या 6 बार फोन किया, डेल ने उतनी ही बार या शायद और अधिक बार, लेकिन डेनियल ने जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने महसूस किया कि कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ होगा। डेनियल के लिए नहीं आना पूरी तरह से असामान्य था, क्योंकि वह हमेशा मौजूद रहती थी जब उसकी मां की चिकित्सा प्रक्रियाएं होती थीं। डेल सबसे बुरे की आशंका करने लगी। उसे संदेह था कि डेनियल एक कार दुर्घटना में फंस गई होगी, क्योंकि वह जानती थी कि युवा महिला परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए देर से सोई थी और स्टीयरिंग व्हील पर सो गई होगी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाए जाने से पहले स्टेफनी के आखिरी शब्द थे, डेनियल को ढूंढो, कुछ गलत है। डेल ने तुरंत अपनी बेटी के अनुरोध को पूरा करने का प्रयास किया। उसने उस छात्रावास के प्रशासन को फोन किया जहां डेनियल रहती थी और उसकी जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सब कुछ ठीक है। स्थिति की व्याख्या करते हुए प्रशासन ने आधे घंटे के भीतर वापस फोन करने का वादा किया। दोपहर 3 बजे के करीब जांचकर्ता जोड़ी स्टेफोर्ड को एक तत्काल फोन आया। छात्रावास के प्रबंधक ने डेनियल को उसके कमरे में ऐसी परिस्थितियों में पाया था जिसने गंभीर चिंता पैदा कर दी थी और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया था। स्टेफोर्ड घटनास्थल की ओर भागा, यह नहीं जानते हुए कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। उनके पुलिस विभाग में ऐसे मामलों की रिपोर्ट शायद ही कभी आती थी। आमतौर पर आपातकालीन सेवाएं पहले पहुंचती थीं और 99% मामलों में प्राकृतिक कारणों का पता लगाती थीं। स्टेफोर्ड को यहां तक कि संदेह था कि छात्रावास प्रबंधक ने गलती की होगी। हालांकि जब अधिकारी आवासीय परिसर में पहुंचा तो उसे जल्द ही एहसास हो गया कि स्थिति उसकी मूल धारणा से कहीं अधिक गंभीर थी। अपराध स्थल पर अधिकारी स्टेफोर्ड ने दूसरी मंजिल पर डेनियल के कमरे के बाहर गहराई से व्यथित भवन प्रबंधक और उसके सहकर्मी को पाया। यह स्पष्ट था कि वे कुछ बेहद परेशान करने वाली चीज का सामना कर चुके थे। महिला मुश्किल से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पा रही थी, जबकि आदमी सदमे में लग रहा था, चेहरे पर एक अनुपस्थित अभिव्यक्ति के साथ। प्रबंधक ने बताया कि जब डेनियल ने जवाब नहीं दिया तो वह अपनी मास्टर कुंजी से अंदर गया था और स्थिति को देखकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया था। जब अधिकारी बेडरूम में प्रवेश किया तो उसने उनकी स्थिति का कारण समझा। कमरे में एक गंभीर घटना के संकेत थे जिसमें डेनियल संकट में पड़ गई थी। वह बिस्तर के बगल में फर्श पर पड़ी थी, आंशिक रूप से विभिन्न वस्तुओं से ढकी हुई थी जो एक छिपाने के प्रयास का प्रभाव देती थी। सावधानीपूर्वक वस्तुओं को हटाने के बाद अधिकारियों ने पाया कि डेनियल के कपड़े अव्यवस्थित थे और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। अपराध स्थल पर जांचकर्ताओं ने कुछ अजीब पाया जो अपराधी की चरम आक्रामकता का संकेत देता था। गर्दन पर दबाव के स्पष्ट निशानों के कारण सबसे परेशान करने वाली खोज एक मैकेनिकल पेंसिल थी जो एक खतरनाक स्थिति में पाई गई थी और डेनियल के सामान्य श्वास को बाधित कर रही थी। यह प्रभाव पैदा हुआ कि किसी ने जानबूझकर उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जांचकर्ता इन सवालों का सामना कर रहे थे। इतनी भयानक घटना कैसे हो सकती है और कौन एक मासूम छात्रा के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? 8 दिसंबर 2009 को ओगीची तकनीकी कॉलेज के एक छात्रावास में डेनियल डेविस के साथ एक दुखद घटना घटी। यह चौंकाने वाली खबर तेजी से परिसर में फैल गई, जिससे चिंता और भय की लहर पैदा हो गई। हॉली डील ब्रॉक अखबार की एक रिपोर्टर ने ध्यान दिया कि उसने लंबे समय से निवासियों के बीच इतना भय नहीं देखा था। छात्र डरे हुए थे और अपनी सुरक्षा के बारे में कई सवाल पूछ रहे थे। उन्हें डर था कि क्षेत्र में कोई खतरनाक अपराधी घूम रहा हो सकता है। हालांकि उनकी चिंता डेनियल के परिवार की गहरी भावनाओं के सामने कुछ भी नहीं थी, जो यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसने और क्यों उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाया होगा। जांच का काम अभियोजक और अनुभवी जांचकर्ता जैक विन को सौंपा गया।
स्थिति इस तथ्य से जटिल हो गई कि यह परीक्षा सप्ताह था और सभी छात्र संभावित गवाहों सहित जल्द ही क्रिसमस के लिए घर जाने वाले थे। इसलिए जांच के सभी आवश्यक चरणों को कम से कम समय में पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण था। कॉलेज में अभी भी मौजूद छात्रों ने डेनियल के कमरे के सामने एक अस्थायी पहरा आयोजित किया। जितना अधिक समय पुलिस अपराध स्थल पर काम कर रही थी, उतने ही अधिक लोग इसके आसपास इकट्ठा हो रहे थे। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, अन्य अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। पुलिस के लिए अप्रत्याशित रूप से उदास छात्रों के एक समूह ने एक संभावित सुराग प्रदान किया। 2 युवक, जेरार्ड कुक और कर्ट हाइट, जांचकर्ताओं के पास आए और बताया कि वे पिछली रात डेनियल के साथ थे। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि वे उसे जीवित देखने वाले आखिरी लोगों में से थे। डेनियल के दोस्तों ने बताया कि वे पिछली रात उसके पास गए थे, उसके पुराने स्कूल के दोस्त डेरिल प्रीस्टली के साथ। हालांकि वे करीबी दोस्त नहीं थे, घर से दूर डेनियल डेरिल को अपनों में से एक मानती थी। वे एक ही शहर से आए थे, जो नए परिचितों की तुलना में उनके संवाद को आसान बनाता था। जेरार्ड और कर्ट डेनियल के साथ हुई घटना की खबर से स्तब्ध थे और अपनी निर्दोषता का दावा कर रहे थे। हालांकि जांचकर्ताओं ने उनके स्वैच्छिक बयान के बावजूद उन्हें संभावित संदिग्धों की सूची से बाहर नहीं किया। एक गंभीर घटना की जांच करते समय प्रत्येक गवाह के बयानों के लिए एक स्वतंत्र पुष्टि खोजना महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके शब्दों को अतिरिक्त सत्यापन के बिना सच नहीं माना गया। जेरार्ड और कर्ट जांच में मदद करने की उम्मीद में जांचकर्ताओं को पिछली रात की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वे शाम 6 बजे के आसपास डेरिल प्रीस्टली के साथ डेनियल के पास आए थे। जेरार्ड को अपनी कार लेनी थी, जो शहर के बाहर पार्क की गई थी, और डेनियल उन्हें ले जाने के लिए सहमत हो गई। लगभग 1 घंटे बाद वे डेनियल के कमरे में लौट आए, जहां उन्होंने टीवी देखकर और तनावपूर्ण परीक्षा सप्ताह से उबरने का फैसला किया। उनके अनुसार डेनियल ने मेहमानों का खुशी से स्वागत किया। लड़के 10:30 बजे के आसपास चले गए, डेनियल को अच्छे मूड में छोड़कर। जेरार्ड और कर्ट के कथन की स्पष्ट ईमानदारी के बावजूद जांचकर्ताओं ने उनके बयानों की ओर अधिक गहराई से जांच करने का फैसला किया। केवल डेरिल प्रीस्टली उनके शब्दों की पुष्टि कर सकता था, लेकिन उसे खोजना मुश्किल साबित हुआ। जांचकर्ता ने कई घंटों तक उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच चिकित्सा परीक्षा के परिणाम आ गए। उन्होंने घटना की प्रकृति के बारे में प्रारंभिक धारणाओं को खारिज कर दिया, जिससे समाज और डेनियल के परिवार को कुछ राहत मिली। विश्लेषण से पता चला कि दुखद परिणाम श्वसन क्रिया में गड़बड़ी के कारण हुआ था, जो शारीरिक बल के प्रयोग के साथ बाहरी प्रभाव से प्रेरित था। यह जानकारी जांचकर्ताओं को घटना की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। हालांकि यह डेनियल के प्रियजनों के लिए इसकी त्रासदी को कम नहीं करता था। एक महत्वपूर्ण खोज अपराध के उपकरण पर त्वचा कोशिकाओं का पता लगाना था, जिसने जांचकर्ताओं को डीएनए विश्लेषण के माध्यम से अपराधी की पहचान करने की उम्मीद दी। जांच के दौरान खुलासा किए गए कुछ विवरणों ने जांचकर्ताओं को भ्रमित कर दिया। विशेष रूप से वे मैकेनिकल पेंसिल के उद्देश्य के सवाल में रुचि रखते थे, जो डेनियल के श्वास मार्ग के खतरनाक रूप से करीब था। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि यह कार्रवाई केवल तब की गई थी जब डेनियल ने जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। जांचकर्ताओं ने विचार किया कि क्या यह मजाक का एक रूप या अपराधी का एक प्रकार का विजिटिंग कार्ड हो सकता था। जांचकर्ताओं ने संभावित संदिग्धों के एक व्यापक वृत्त पर विचार किया, जिसमें उनके द्वारा पहले से ज्ञात 3 व्यक्ति, परिसर से और उससे बाहर डेनियल के अन्य परिचित शामिल थे। शेन ऑलमैन, डेनियल के अस्थिर प्रेमी, पर विशेष ध्यान दिया गया, जो सवाना में रहता था, केवल 1 घंटे की दूरी पर। अनुभव ने दिखाया कि ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ितों के करीबी या पूर्व साथी शामिल होते हैं। डेनियल डेविस के मामले की जांच में जांचकर्ता उसके प्रेमी शेन ऑलमैन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पता लगाया कि डेनियल अक्सर सवाना जाती थी, जहां वे एक साथ समय बिताते थे। शेन के दावों के बावजूद कि उसने कई हफ्तों से लड़की को नहीं देखा था, जांचकर्ताओं ने इस सुराग की गहराई से जांच करने का फैसला किया।
डेनियल के साथ संबंध की प्रकृति को देखते हुए अधिकारियों को उम्मीद थी कि शेन संदिग्धों के दायरे से बाहर होने के लिए सब कुछ करेगा, विशेष रूप से जुनून के अपराधों की आवृत्ति को देखते हुए। स्टेट्सबोरो, जॉर्जिया में छात्रावास के कमरे में डेनियल की खोज के बाद घटना के कई संस्करण सामने आए। ओगीची के जिला अभियोजक की सहायक डाफने जारी को संदेह था कि अपराध भावनात्मक उबाल में किया गया था। डेविस द्वारा सहन की गई चोटों की प्रकृति ने संकेत दिया कि घटना व्यक्तिगत प्रकृति की थी और किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो सकती है जो उसे जानता था। डेनियल ने त्रासदी से कुछ महीने पहले ही शेन से मुलाकात की थी। वह सप्ताहांत में सवाना में वेट्रेस के रूप में काम करती थी ताकि कुछ पैसे कमा सके, और वहीं उनकी मुलाकात हुई। उनके बीच तुरंत आकर्षण हो गया, लेकिन डेनियल की पढ़ाई के कारण वे केवल सप्ताहांत में ही मिल पाते थे। शेन अपनी निर्दोषता पर जोर दे रहा था और जांच में हर संभव तरीके से मदद करने के लिए तैयार था। हालांकि जांचकर्ताओं ने उसके व्यवहार में कुछ विचित्रताएं देखीं। एक टेलीफोन बातचीत के दौरान जांचकर्ता ने शेन की आवाज में अपेक्षित दुख या व्याकुलता नहीं सुनी, जो संदिग्ध लगा। शेन ने दावा किया कि घटना के समय वह सवाना में था, लेकिन जांचकर्ताओं ने समझा कि यह स्टेट्सबोरो आने की संभावना को खारिज नहीं करता, क्योंकि शहरों के बीच की दूरी कम थी। विशेष रुचि का विषय शेन का घटना की रात डेनियल के साथ टेलीफोन पर बातचीत का विवरण था। उसने कहा कि डेनियल ने उसे रात 10:35 पर फोन किया था और उनकी 15 से 20 मिनट की बातचीत के दौरान उसकी दोस्त एबी नॉरिस आ गई थी। जांचकर्ता जेकविन को लगा कि शेन की कहानी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने उसके बयान की गहराई से जांच करने का फैसला किया। जांच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति एबी नॉरिस बन गई, जो संभवतः डेनियल को देखने वाली आखिरी व्यक्ति थी। जांचकर्ताओं के लिए एबी की खोज प्राथमिकता बन गई, क्योंकि वह या तो एक संभावित संदिग्ध हो सकती थी या एक महत्वपूर्ण गवाह जो डेनियल के आखिरी घंटों पर प्रकाश डाल सकती थी। जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि एबी पड़ोस के एक कॉलेज में पहले वर्ष की छात्रा थी। जब जांचकर्ता विन ने उससे बात की तो लड़की पूछताछ से भ्रमित और परेशान लग रही थी। एबी ने दावा किया कि वह घटना की रात डेनियल के पास नहीं गई थी, बल्कि एक परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने कहा कि आने वाली छुट्टियों के कारण वह और डेनियल कई हफ्तों से नहीं मिली थी। इससे एक विरोधाभास पैदा हो गया। डेनियल ने शेन से कहा था कि एबी उसके पास आई थी, लेकिन एबी ने इससे इनकार किया। यह संदेह पैदा हुआ कि या तो डेनियल नहीं चाहती थी कि शेन जाने कि वास्तव में कौन आया था, या एबी अपनी यात्रा को छिपा रही थी। अपने शब्दों की पुष्टि करने के लिए एबी ने पुलिस को अपना फोन दे दिया। उसकी कहानी अन्य लोगों के साथ बातचीत से पुष्टि हुई। इसके अलावा एबी की शारीरिक विशेषताएं वह बहुत छोटी थी, इस घटना में उसकी संलिप्तता को असंभव बना रही थी। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि या तो शेन झूठ बोल रहा था या डेनियल ने एबी की यात्रा के बारे में उसे धोखा दिया था। अप्रत्याशित रूप से डेरिल प्रीस्टली, तीसरा दोस्त जिससे पुलिस ने अभी तक बात नहीं की थी, पुलिस स्टेशन पर आया। बड़ा और मजबूत किशोर एक कोमल दिग्गज का प्रभाव देता था, जो घटना की रात के बारे में बात करने के लिए तैयार था। डेरिल ने बताया कि डेनियल के यहां उनकी यात्रा के दौरान शेन के लगातार फोन कॉल के कारण आराम करना मुश्किल था। उसके अनुसार शेन ने रात 10 से 10:30 बजे के बीच फोन किया था। डेरिल ने यह भी उल्लेख किया कि डेनियल जवाब नहीं देना चाहती थी। शेन के गुस्से से डरती थी अगर उसे उसके कमरे में 3 लड़कों की उपस्थिति के बारे में पता चल जाता। डेरिल के ये बयान शेन द्वारा प्रस्तुत घटनाओं के संस्करण से काफी भिन्न थे, जिसने जांचकर्ता विन का विशेष ध्यान आकर्षित किया। घटना की रात की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए इन विरोधाभासों को सुलझाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जांचकर्ता विन ने डेरिल के अलिबी की जांच करने का फैसला किया, जिसकी पुष्टि पहले उसके दोस्तों जेरार्ड और कर्ट ने की थी। मूल रूप से डेरिल ने कहा था कि उसने 10:30 बजे डेनियल को छोड़ दिया था और पढ़ने के लिए पुस्तकालय चला गया था। हालांकि जब उससे पूछा गया कि क्या कोई और वहां उसकी उपस्थिति की पुष्टि कर सकता है, तो स्थिति अस्पष्ट हो गई।
जांचकर्ताओं ने उल्लेख किया कि पुस्तकालय में एक उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो निगरानी प्रणाली है, जिससे उसके आने और जाने का समय सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यह सुनकर डेरिल ने अप्रत्याशित रूप से अपना संस्करण बदल दिया। वह हंसा और स्वीकार किया कि वह वास्तव में पुस्तकालय नहीं गया था। उसके नए बयानों के अनुसार वह भवन तक गया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपना यूएसबी ड्राइव, जिसमें सभी अध्ययन सामग्री थी, भूल गया था। इसलिए वह अंदर नहीं गया। बयान में यह अचानक परिवर्तन जांचकर्ताओं को बहुत चौंका गया। उन्होंने ध्यान दिया कि डेरिल को शाम की घटनाओं को याद करने में कठिनाई होती प्रतीत हो रही थी, जो हाल की घटनाओं के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। संस्करण बदलने के बाद पुलिस ने डेरिल से पूछा कि क्या वह डीएनए नमूना देने के लिए तैयार होगा। उसने तुरंत सहमति दे दी। जांचकर्ता विन को शेन, डेनियल के प्रेमी से भी डीएनए नमूना प्राप्त करने की उम्मीद थी। इस बीच स्टेट्सबोरो में जांचकर्ताओं को एक नया, जाहिरा तौर पर आशाजनक सुराग मिला। एक व्यक्ति मिच कार्सन ने बताया कि उसके पास डेनियल डेविस के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी है। उसने दावा किया कि उसने त्रासदी से कुछ दिन पहले डेनियल से बात की थी और उसने उसे सवाना में एक आदमी के साथ एक परेशान करने वाली घटना के बारे में बताया था। यह जानकारी जांचकर्ताओं को रुचिकर लगी, क्योंकि यह या तो शेन की ओर इशारा कर सकती थी, जो सवाना में रहता था, या किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर जो संभवतः डेनियल का पीछा सवाना से कर रहा था। सवाना पुलिस ने तुरंत स्टेट्सबोरो के जांचकर्ताओं से संपर्क किया और यह नई जानकारी प्रेषित की। हालांकि जब जांचकर्ताओं ने मिच के साथ बातचीत शुरू की, तो बातचीत एक अप्रत्याशित मोड़ ले ली। डेनियल को उसके सामान्य नाम से पुकारने के बजाय उसने उसका पूरा नाम, ब्रैंडी डेनियल डेविस, का उल्लेख किया। यह अजीब लगा। या तो वह बहुत औपचारिक था, या वह किसी अलग व्यक्ति की बात कर रहा था। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जांचकर्ताओं ने मिच से एक तस्वीर के माध्यम से डेनियल की पहचान करने के लिए कहा। तस्वीर देखकर मिच को एहसास हुआ कि वह एक पूरी तरह से अलग डेनियल डेविस के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि उसने अखबार में भयानक घटना के बारे में पढ़ा था, जहां कोई तस्वीरें नहीं थीं, और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला था कि यह उसकी जानकार ब्रेंडा डेनियल थी, जिसे कुछ समस्याएं थीं। यह एहसास करते हुए कि इस जानकारी का उनकी जांच से कोई लेना देना नहीं है, अधिकारियों ने इस गलत सुराग को खारिज कर दिया और मुख्य संदिग्धों और सबूतों की जांच पर लौटकर मामले पर अपना काम जारी रखा। जांचकर्ताओं ने सवाना में अपने प्रवास के दौरान शेन, डेनियल के प्रेमी, से अचानक मिलने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वह बात करने के लिए तैयार होगा। हालांकि व्यक्तिगत मुलाकात के बजाय शेन के वकील ने उन्हें विस्तृत लिखित बयान प्रदान किए। इनमें त्रासदी के दिन शेन की गतिविधियों, उसके ठिकाने और डेनियल के साथ उसके संपर्कों का विस्तार से वर्णन किया गया था। जांचकर्ताओं ने डेनियल के टेलीफोन वार्तालाप के उनके पास मौजूद रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्होंने शाम की घटनाओं के बारे में शेन के बयानों की पुष्टि की, जिसमें डेनियल का देर रात का कॉल भी शामिल था। शेन ने कॉल के समय और उसके बाद उसे संपर्क करने के प्रयासों का सटीक वर्णन किया। आउटगोइंग कॉल के स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी के कारण जांचकर्ता यह पुष्टि कर सके कि घटना के समय शेन वास्तव में सवाना में था। इससे उसे संदिग्धों की सूची से हटाना संभव हो गया। हालांकि शेन अभी भी इस बात पर जोर दे रहा था कि उनकी टेलीफोन वार्तालाप के दौरान कोई डेनियल के दरवाजे पर आया था। उसके शब्दों के अनुसार डेनियल ने कहा था कि एबी आई थी और वह बाद में वापस कॉल करेगी। जांचकर्ता पहले से ही जानते थे कि यह एबी नहीं थी, जिससे नए सवाल उठे। वास्तव में डेनियल से कौन मिलने आया था और उसने शेन को सच क्यों नहीं बताया? डेनियल के फोन कॉल लॉग की आगे की जांच से त्रासदी के लगभग 2 सप्ताह बाद एक अप्रत्याशित खोज हुई। यह पता चला कि शेन के साथ बातचीत के बाद डेनियल ने 2 बार डेरिल प्रीस्टली के नंबर पर डायल किया था। यह तथ्य जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता बन गया। जांचकर्ता विन तुरंत मैकडोनो, जॉर्जिया के लिए रवाना हो गए, जहां डेरिल अपनी छुट्टियां बिता रहा था। डेरिल पूछताछ के लिए सहमत हो गया
और लगभग बिना कोई भावना दिखाए कमरे में प्रवेश किया। हालांकि उसकी शांति डगमगा गई जब जांचकर्ताओं ने उसे कॉल लॉग दिखाए। सबूतों के दबाव में डेरिल ने स्वीकार किया कि वह रात 11 बजे के आसपास डेनियल के पास अपना कथित रूप से भूला हुआ फोन लेने के लिए लौटा था। इस स्पष्टीकरण ने खुलासा किया कि वास्तव में कौन डेनियल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जब वह शेन से बात कर रही थी। डेरिल के अनुसार वह और डेनियल उसके फोन की तलाश कर रहे थे और उसने उपकरण को खोजने के लिए उसके नंबर पर कॉल किया। इन कॉलों ने फोन रिकॉर्ड में दर्ज छोटी कॉलों की व्याख्या की। हालांकि जांचकर्ताओं को संदेह था कि डेरिल ने जानबूझकर अपने लौटने के बहाने के रूप में अपना फोन छोड़ दिया होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि डेरिल को संभवतः डेनियल पसंद आ गई थी और वह कुछ इरादों के साथ लौटा था। इन नए विवरणों ने जांच के पाठ्यक्रम को काफी बदल दिया और शाम की घटनाओं में डेरिल की भूमिका और उसके संभावित मकसदों पर ध्यान केंद्रित किया। जांचकर्ताओं को अब यह पता लगाना था कि डेरिल के डेनियल के कमरे में लौटने के बाद वास्तव में क्या हुआ। सबूतों के दबाव में डेरिल ने घटना के विवरण का खुलासा करना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि सब कुछ डेनियल के साथ एक मजाकिया संघर्ष से शुरू हुआ था। उसके शब्दों के अनुसार वह कथित तौर पर दुर्घटनावश गिर गई थी और एक कार्यालय की वस्तु के साथ एक दुर्घटना हुई थी जो डेनियल के श्वास मार्ग के लिए खतरा थी। डेरिल ने बताया कि जब उसने देखा कि डेनियल को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो वह घबरा गया। मदद मांगने के बजाय उसने कमरे में वातावरण को बदलने का फैसला किया। इस संस्करण ने कार्यालय की वस्तु के रहस्य को स्पष्ट किया, जो विशेषज्ञों के अनुसार डेनियल के जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाने के बाद वहां रखी गई थी। जांचकर्ताओं को संदेह था कि डेरिल ने यह दुर्घटना के अपने संस्करण को समर्थन देने के लिए किया हो सकता है। 22 दिसंबर 2009 को डेरिल प्रीस्टली को डेनियल की त्रासदी में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया। अपने खिलाफ सबूतों की गंभीरता को समझते हुए उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 10 जनवरी 2010 को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने उस रात की घटनाओं का पुनर्निर्माण किया। यह माना जाता है कि डेनियल के कमरे में लौटने के बाद डेरिल अपने इरादों में दृढ़ रहा। जब उसे अस्वीकार किया गया तो उसने नियंत्रण खो दिया। जांचकर्ताओं का मानना है कि उसने अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप दुखद अंत हुआ। जांचकर्ताओं का मानना है कि कार्यालय की वस्तु के साथ छेड़छाड़ भविष्य के स्पष्टीकरणों के लिए घटनाओं का एक झूठा संस्करण बनाने का प्रयास था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डेरिल ने डेनियल को उसकी चीजों से ढंक कर कमरे में वातावरण को बदलने की कोशिश की। जनता ने फैसले को अपराध के लिए उचित दंड माना। स्टेट्सबोरो के निवासी डेनियल की उज्जवल स्मृति को बनाए रखते हैं, एक छात्रा जिसे कई लोग प्यार और सम्मान करते थे। डेनियल की मां को इस विचार से सांत्वना मिलती है कि उसकी बेटी ने कितने लोगों के जीवन को छुआ। वह मानती है कि डेनियल का भाग्य था कि वह अपने दोस्तों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले। उसके शब्दों के अनुसार अपनी मृत्यु के बाद भी डेनियल अपने परिवार और करीबी दोस्तों के दायरे से परे कई लोगों को प्रभावित करना जारी रखती है। उन लोगों के दिलों में निशान छोड़ती है जिन्होंने उसे जाना, और यहां तक कि उन लोगों के भी जिन्होंने बाद में उसकी कहानी सुनी।